हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 9th लेक्चर। बड़ा ही गजब का लेक्चर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है। और आज के बाद तो सारी की सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या पिछले जितना भी काम किया है वो सारा ही चेंज हो जाएगा। सिंपलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पोटेंशियल के बारे में। हाँ, पोटेंशियल के बारे में तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज जो पोटेंशियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एक सेल और एक सर्किट के साथ मेलजोल खाने वाली पोटेंशियल। तो आज का जो लेक्चर फ्लो है हमारा वो 3 टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ जो कि होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज डिस्कस करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड उसके बाद हमारा टॉपिक बनेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब ये तीनों टॉपिक्स जो हैं लिंक्ड एक दूसरे के साथ ही हैं। सभी को हम सबसे पहले एक दूसरे के साथ ही लिंक्ड अप करेंगे और फिर इनको इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे कि सभी का मोटिव है क्या और इससे सीखने वाली बातें क्या निकली हैं। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं वो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं ईएमएफ के साथ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। बेसिकली जो ये ईएमएफ होती है जिसे हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ये लिंक्ड है सेल के साथ, एक बैटरी के साथ। अब बैटरी या सेल कोई भी हो सकता है, सेल लकलांचे सेल भी हो सकता है, सेल ड्राई सेल भी हो सकता है। अब अगर लकलांचे सेल को हम ऑब्जर्व करें, अगर लकलांचे सेल की हम कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे पहले तो इस सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, that is H2SO4, और इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स रखे होते हैं। ये सेल की कंस्ट्रक्शन है, that is ऑफ लकलांचे सेल। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं, एक ये इलेक्ट्रोड्स रखा हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने इसके सामने रखा हुआ है। ये हमने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रखे होते हैं। जो पहला इलेक्ट्रोड होता है ये वाला, दैट इज एनोड। बोल सकते हैं हम कि मटेरियल होगा जिंक का, और ये इलेक्ट्रोड होगा दैट इज कैथोड विच वी कॉल्ड मोस्टली कॉपर। तो 2 रॉड्स डिप की हुई हैं किसके अंदर, एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और इन दोनों रॉड्स के साथ एक बल्ब जो है वो अटैच किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, एक लकलांचे सेल है। अब इस सेल के अंदर जो सोचने वाली बात है वो ये कि जो एनोड है उस सारे के ऊपर पॉजिटिव है, जो एनोड है उस सारे के ऊपर पॉजिटिव होगा, सॉरी एनोड के ऊपर नेगेटिव होगा। ये जो एनोड है इसके ऊपर नेगेटिव है, और जो हमारे पास कैथोड है इस सारी रॉड के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज दी पॉजिटिव चार्ज। ये 2 चार्जेस इन एनोड और कैथोड के ऊपर ऑलरेडी अकोमोडेट होंगे। अब होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, अब सोचने वाली बात क्या है कि जब हम सर्किट को ऑन करते हैं, मान लीजिए की लगाई हुई है, हमने की ऑन रखा, जब हम सर्किट को ऑन करते हैं तो नो डाउट ये पॉजिटिव, अब ये बल्ब को ग्लो करना है तो बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट बाहर की तरफ से तो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो गया, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसी के साथ बाहर की तरफ तो करंट फ्लो हो ही रहा है, बाहर की तरफ वर्क डन हो रहा है, बाहर की तरफ वर्क डन हो रहा है। इसी के साथ साथ अंदर की तरफ भी जो
आयंस होते हैं। इस H2SO4 में बेसिकली क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। अंदर से ये आयंस भी कहां से कहां मूव करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये आयंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। बाहर से तो मूव कर ही रहा था, इस चार्ज जो कॉपर का चार्ज था वो तो बाहर से मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। अंदर से भी क्या हो रहा है, ये आयंस मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस कारण क्या हुआ, इस कारण अगर तो हम बड़ी बेसिक सी बात करें कि सबसे पहले जब की ऑन नहीं थी, जब की ऑन नहीं थी तो भाई वर्क डन कितना, हमने बोला W, चार्ज कितना, हमने बोला Q। जब की ऑन नहीं थी तो वर्क डन कितना W, चार्ज कितना Q, ठीक है, जब की ऑन नहीं थी। जब हमने की को ऑन कर दिया, अब यहां पे दो वर्क होने शुरू हो गए। एक वर्क कौन सा, एक वर्क कौन सा, एक वर्क होगा कि भाई आउटसाइड द सर्किट, आउटसाइड द सर्किट, जो ये आयंस मूव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव करंट मूव कर रहा है, चार्ज की मूवमेंट हो रही है बाहर की तरफ से। और एक वर्क डन किसका हो रहा है, एक वर्क डन ये वाला देखने को मिल रहा है, दैट इज इनसाइड सर्किट, जो आयंस मूव कर रहे हैं, यहां पे जो चार्ज मूव कर रहे हैं, करंट मूव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि बेसिकली अब हम ये नहीं बोल सकते, अक्सर पहले हम क्या बोलते थे कि भाई अगर सर्किट ऑन हो गया, पहले हमने इसकी डिस्कशन कभी की ही नहीं इस टॉपिक के बारे में। हमने जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था या करंट से पहले पहले जहां पे भी मैं पोटेंशियल लगा लेता था, तो वहां पे ये मैं मान के नहीं चलना था कि क्या हो रहा है, कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, आउटसाइड है कि इनसाइड है, वहां पे हम ये डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन आज के बाद थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बदलने वाला है। आज के बाद क्या होगा, हम दो तरह के वर्क देखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल हमें पता है वर्क ओवर चार्ज के बराबर होता है। दो तरह की पोटेंशियल्स देखेंगे। मैं ये बोलने को कहना चाहता हूं कि एक पोटेंशियल कौन सी होगी, एक पोटेंशियल होगी आउटसाइड द सर्किट, जबकि ऑन है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब हमने सर्किट को ऑन किया हुआ है, सर्किट को क्लोज किया हुआ है, तब की बात कर रहा हूं कि एक पोटेंशियल कौन सा हो रहा है, आउटसाइड द सर्किट, दैट इज वर्क ओवर चार्ज। एक पोटेंशियल कौन सा हो रहा है, एक पोटेंशियल आ रहा है इनसाइड द सर्किट, दैट इज वर्क ओवर चार्ज। वर्क दूसरा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये मैटर करता है। ये दो तरह के वर्क हमें देखने को मिल सकते हैं। अब नो डाउट एक बात हमें और पता है, एक तो हमारी ये डिस्कशन होगी कि जब सर्किट ऑन होगा, जब सर्किट क्लोज्ड होगा, ठीक है, सर्किट क्लोज्ड होने पे हमारे पास दो तरह की पोटेंशियल आएंगी, एक सर्किट के बाहर और एक सर्किट के अंदर। इसी के साथ साथ एक बात हमें और पता है, वो क्या कि जब ये आयंस, जब पहले पुराने सर्किट की बात करते हैं कि जब हम ये ड्रॉ कर देते थे कि ये हमारे पास एक सेल है, इसके साथ एक बल्ब ज्वाइन किया है, तो हम अक्सर क्या बोलते थे कि जब यहाँ पे करंट मूव करेगा, जब यहाँ पे करंट मूव करेगा तो नो डाउट पोटेंशियल भी है, करंट भी है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ हमें एक और ऑफर होगी, दैट इज रेजिस्टेंस। कि करंट और पोटेंशियल के मूव करने के साथ साथ इस वायर से क्या ऑफर होने वाली है, एक रेजिस्टेंस भी ऑफर होने वाली है। कि जब करंट मूव करता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो रेजिस्टेंस हमेशा ऑफर होती है, ठीक है। तो ये जो पहले सर्किट के बाहर ये जो करंट मूव कर रहा है, नो डाउट यहां से भी एक रेजिस्टेंस आ रही है, वो तो वही पुरानी रेजिस्टेंस है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज आर। लेकिन करंट अंदर से भी तो मूव कर रहा है, ये आयंस की मूवमेंट अंदर से भी तो हो रही है। तो क्या होगा बेसिकली कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कि जब ये आयंस मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस आता कब है, रेजिस्टेंस आता है कि जब आयंस की मूवमेंट होती है तो एक आयन दूसरे को कोलाइड करता है, तो उस वजह से रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ये आयंस मूवमेंट में आ गए, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या क्रिएट कर दिए, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी। कि आयंस पहले से ही थे,
ये आयंस पहले से ही थे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, ये आयन से टकराएंगे और रेजिस्टेंस बनेगी एक नई। पहले वायर में थे आयंस, जब करंट मूव करता था तो नई रेजिस्टेंस बनती थी। अब अंदर से ये इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस हैं, तो जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैथोड से एनोड मूवमेंट में आएंगे तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा कि ये इसके साथ टकराएंगे। जब आयंस के साथ ये कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगी, एक रेजिस्टेंस आएगी विच इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कौन सी होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। डायरेक्शन की बात करूं तो वही है कि पॉजिटिव तो मूव कर नहीं सकता, मूव कौन करेगा, नेगेटिव मूव करेगा। तो मूवमेंट में कौन आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे और ऐसे करंट मूव करता जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो बीच में जो आयंस हैं ये उनको रोकेंगे और वो आयंस क्या ऑफर करेंगे, इनको एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। उस रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आनी शुरू हो जाएगी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो अब सोचने वाली बात क्या है, अब सोचने वाली बात ये है कि दैट मीन्स कि एक तो हमने इनका पोटेंशियल तो डिस्कस कर लिया कि इनका पोटेंशियल ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम वापस आते हैं इनिशियल स्टेज पे कि मान लीजिए हमारे पास, अब मैं आपको ये तो मैंने आपको एक लैक्लांशियस सेल की एग्जांपल दी है। मान लो कि मेरे पास एक ड्राई सेल है, मेरे पास एक ड्राई सेल है, ये ड्राई सेल है मेरे पास, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। इस ड्राई सेल के साथ मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस लगाई हुई है कोई ना कोई, ठीक है, बल्ब लगाया हुआ वहां पे। अब जब सर्किट ओपन था, कहने का मतलब जब ये सर्किट नहीं बना था, की जो है वो ऑन नहीं हुई थी, तो इस ड्राई सेल की एक पोटेंशियल मार्केट से ही सेट होके आई थी कि इसकी पोटेंशियल कितनी है, 1.5 वोल्ट। अब बात आती है कि भाई ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं। दो बातें तो आपने सीख ली, इनके ऊपर वापस आ रहे हैं हम धीरे धीरे। ठीक है कि भाई अब एक सेल जब काम करता है, चाहे वो ड्राई सेल हो चाहे लैक्लांशियस सेल हो, दो तरह के पोटेंशियल्स हो रहे हैं, दो तरह के वर्क हो रहे हैं। उस सेल से एक सिर्फ बल्ब ही वर्क नहीं करवा रहा। बात बड़ी समझने वाली है यहाँ पे कि लैक्लांशियस सेल जब लगाया एक बल्ब के साथ तो अकेला बल्ब नहीं काम ले रहा है, इससे अंदर सेल को चलाने वाला भी कुछ ना कुछ उससे काम ले रहा है। वो आयंस को मूव करवाने वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी उससे कुछ ना कुछ वर्क ले रहा है। तो ये बात हमने अभी तक सीख ली। तो उन वर्क की हमारे पास दो पोटेंशियल आएंगी, एक पोटेंशियल सर्किट के बाहर और एक पोटेंशियल सर्किट के अंदर। तो इनके ऊपर वापस आएंगे थोड़ी देर बाद। अब सीखते हैं कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। इन्हीं कारण ही ये दोनों आए थे, ईएमएफ भी इस सर्किट के कारण आया और टर्मिनल भी। कैसे, वो सुनो मेरी बात। अब जब मैंने मार्केट से सेल खरीदा, वो सेल के ऊपर प्रिंट था कि वो सेल 1.5 वोल्ट का है। अब जब तक इस सर्किट को मैं ऑन नहीं कर देता तो नो डाउट इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे भी और नेगेटिव टर्मिनल पे भी ये जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, दैट इज 1.5 वोल्ट। नेगेटिव पे कितना होगा, 0, तभी सेल काम करेगा, हायर से लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब टर्मिनल्स पे पोटेंशियल कितनी है, अब 1.5 वोल्ट है। टर्मिनल्स पे पोटेंशियल कितनी है, 1.5 वोल्ट है जब सर्किट क्या है, ओपन। यानी कि जो एक्चुअल पोटेंशियल तैयार है मूव करने के लिए वो कितनी है, 1.5 वोल्ट। तो ये 1.5 वोल्ट की पोटेंशियल जो इसके साथ लगी हुई है, जो मार्केट से आई है, उस पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं, उस पोटेंशियल को हम ईएमएफ का नाम देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक फोर्स प्रदान करेगा आयंस को मूव करने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए आउटसाइड दी सर्किट। ठीक है जी। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि है कुछ नहीं, ये कोई अलग चीज नहीं है, नाम ही बदला है, लेकिन है क्या, एक पोटेंशियल ही है। एक पोटेंशियल है जो टर्मिनल पे होगी जब हमने सर्किट ओपन किया होगा। क्लोज करेंगे तो टर्मिनल पे 1.5 तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि करंट मूव करेगा तो पोटेंशियल गिरेगी। ठीक है ना। तो टर्मिनल जब बरकरार रहेगा उतनी वोल्टेज पे ही जितना के सेल की वोल्टेज थी, तो वो वोल्टेज को हम क्या नाम देंगे, ईएमएफ का नाम देंगे, दैट इज 1.5 वोल्ट।
एक बात तो हमें क्लियर होगी कि इसे हम क्या नाम देते हैं, ईएमएफ का नाम देते हैं। यानी कि अब तक हम जो सेल को बोल रहे थे कि भाई ये 6 वोल्ट का सेल है, 7 वोल्ट का सेल है, अब आज के बाद हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं मार्केट से एक सेल लेकर आऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि उसकी वोल्टेज चाहे मैं बोल दूं कि 6 वोल्ट है वोल्टेज, लेकिन सिंबल क्या डालूंगा, ईएमएफ का डालूंगा कि उसकी ईएमएफ कितनी है, 6 वोल्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम उसको V बोलते थे, अब हम उसको क्या बोलते हैं, E बोलते हैं, क्योंकि पहले हम ऐसा कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके चल रहे थे। जितने भी अभी तक हमने अभी न्यूमेरिकल किए हैं उनमें हम ये मान के चल रहे थे कि सेल जो है वो बिल्कुल आइडियल है। आइडियल मतलब कि वो और कहीं से कोई भी वर्क उसका नहीं लिया जा रहा, सिर्फ सोर्स बल्ब को ही वर्क प्रदान कर रहा है। लेकिन आज के बाद हम ये बोलना शुरू कर देंगे कि उस सेल की जो ईएमएफ है वो 6 वोल्ट है। वोल्टेज नहीं बोलेंगे, अब वर्ड क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया, सर्किट को ऑन कर दिया। ये कब था, ईएमएफ 6 वोल्ट, जब सर्किट क्या था, ओपन। अब मैं बात कर रहा हूं कि अब सर्किट क्या हो चुका है, क्लोज्ड हो चुका है, ठीक है। ये मैं एक बार फिर से डायग्राम बना लेता हूं कि ये कब था, जब की जो थी वो ऑन थी, ठीक है। आप भी बना लीजिए, आपको फर्क पता लग जाएगा कि तब क्या बोलना है, ईएमएफ 6 वोल्ट थी। अब क्या कर दिया मैंने, अब सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया। नो, अब जो काम लकलांचे सेल में हुआ था वो काम ड्राई सेल में भी होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि अब हम पहले तो यही बोल रहे थे कि ईएमएफ कितनी, ईएमएफ पहले बोल रहे थे 1.5 वोल्ट, कि कितना वर्क ये प्रदान कर सकता है, 1.5 वोल्ट का वर्क प्रदान कर सकता है। लेकिन नहीं, क्या होगा अब कि जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे, मतलब कि ऑन करेंगे, इस ईएमएफ में से काम होना शुरू हो जाएगा। ये ईएमएफ जो है बढ़ जाएगी। 1.5 वोल्ट का वर्क किसको देना था, इस रेजिस्टेंस को देना था, लेकिन नहीं, सारे का सारा 1.5 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के पास नहीं जाएगा। क्या होगा, इसमें से 1 वोल्ट जो है वो तो जाएगा एक रेजिस्टेंस के पास, मतलब 1 वोल्ट का काम किसको, रेजिस्टेंस कौन है, बल्ब, ये किसको जाएगा, एक बल्ब को। और 0.5 वोल्ट किसके पास जाएगा, 0.5 खुद वो सेल ही खा जाएगा। अपने अंदर के आयंस को या इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए ये जो इसके सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट था वो वहां से क्या खींच लेगा, 0.5 वोल्ट की पोटेंशियल खींच लेगा। तो अब क्या होगा कि अब ये ईएमएफ किसके बराबर होगी, ईएमएफ होगी कि इसमें से कुछ तो यूज होगी बल्ब को पोटेंशियल प्रदान करने के लिए और कुछ यूज होगी सेल के इलेक्ट्रोलाइट की तरफ से, दैट इज V। अब ये जो पोटेंशियल है V, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कि अब सर्किट में पोटेंशियल कितना मूव कर रहा है, पहले जब सर्किट ओपन था तो पोटेंशियल कितना मूव कर रहा था, 1.5 वोल्ट। जब सर्किट क्लोज हुआ तो अब पोटेंशियल कितना मूव कर रहा है, सेल ने कितना खींच लिया, 0.5 वोल्ट, तो ये सेल खींच गया। अब सर्किट में कितना मूव कर रहा है, अब सर्किट में जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो कितना क्रिएट हुआ, 1 वोल्ट का क्रिएट हुआ, ठीक है जी। तो अब दो वैल्यूज आ गई हमारे पास कि एक तो हम डिस्कस कर रहे हैं ईएमएफ, एक हम डिस्कस कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इस स्मॉल v को हम क्या बोलते हैं, इस स्मॉल v को हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है जी। तो दो पोटेंशियल्स हमने सीखे थे कि एक तो वोल्टेज काम हो रहा है आउटसाइड द सर्किट, एक काम हो रहा है इनसाइड द सर्किट। तो अब ये क्लियर हो गया कि अगर मैं E बोलूं तो E मतलब टोटल वर्क ओवर टोटल चार्ज। ये कब है, व्हेन सर्किट इज ओपन, तो चाहे इनसाइड लगा लो चाहे आउटसाइड लगा लो, दोनों तरफ ही क्या मूव करेगी, ईएमएफ ही देखी जाएगी। इनसाइड आउटसाइड कोई फर्क नहीं है, कितनी वोल्टेज बोलेंगे, E बोलेंगे। जैसे ही सर्किट ये किसका है, ये सर्किट अगर क्लोज हुआ, जैसे ही सर्किट क्लोज होता है तो फिर क्या होने लग जाएगा, आउटसाइड वर्क डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा, इनसाइड वर्क डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। आउटसाइड जो बल्ब है वो भी वोल्टेज लेगा, वो भी वर्क लेगा, वो भी वर्क करेगा, तो उसको चाहिए एनर्जी, पोटेंशियल चाहिए।
और इनसाइड जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये भी क्या करने लग जाएगा, उस वोल्टेज में से कुछ ना कुछ वोल्टेज खुद खींचना लग जाएगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सके, वो आयंस उसके जो है वो खींचना लग जाएंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, और वो जो ड्रॉप आएगा वो जो खींचेगा पोटेंशियल, ठीक है, तो उसके अंदर जो क्रिएट हुआ वो कौन सा क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस, दैट इज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस है आर बाहर की तरफ और एक रेजिस्टेंस क्या बनती है अंदर की तरफ, एक रेजिस्टेंस है आर और एक है इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंबल स्मॉल आर। क्लियर? तो यही मैंने आपको बताया था कि अब अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ कितनी आ गई थी कि एक तो पोटेंशियल बाहर की तरफ से, एक पोटेंशियल अंदर की तरफ से, ठीक है। तो टोटल अगर 1.5 वोल्ट है, अगर ये 1.5 वोल्ट है तो इसमें से 1 वोल्ट तो ये टोटल पोटेंशियल ले लेगी और 0.5 वोल्ट कौन ले लेगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब इस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, ये ई क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप। नाउ अब डेफिनेशन क्रिएट होगी कि ईएमएफ क्या होता है, द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज होता है तो उस पोटेंशियल, जो पोटेंशियल आती है वो उतनी नहीं आएगी जितनी की सेल ने प्रदान करनी है, उसमें से कुछ वोल्टेज वो सेल खींच लेगा, तो बची कुछ वोल्टेज जो सर्किट में मूव करेगी उस वोल्टेज को हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सर्किट ओपन होता है तो वो सेल के तरफ से कोई भी वोल्टेज नहीं खींची जाएगी, वो सेल एक आइडियल सेल है, तो उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल होगी 6 वोल्ट, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज द ईएमएफ। अब बात ये आई कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, कभी सोचना हो कि वो जो हम अक्सर लगाते थे कि इतने वोल्ट का जी वो हमने बैटरी लगाया है, इतने वोल्ट का सेल लगाया है, तो वो वोल्टेज कितनी होगी, तो V एक तरफ रख लो, बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ ले जाओ, E माइनस V। ओके, अब बच्चा मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आप बीच बीच में कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र कर रहे थे, तो वाकई हर चीज के पीछे इसका मतलब है क्या, ये रेजिस्टेंस ही है, ये जो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रेजिस्टेंस था उसने ही पोटेंशियल लिया है, और तो कोई हो ही नहीं रहा था, नहीं तो आराम से मूव कर रहे थे। वर्क जो हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, वो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के चक्कर में हो रहा है, वो रेजिस्टेंस रोक रहा है करंट को और उस कारण वो वर्क करना पड़ रहा है उनको। तो इसका मतलब कि ये सारा खेल किसकी तरफ से रचा हुआ है, ये सारा खेल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है जो सेल के अंदर क्रिएट होती है, और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप आता है। कहने का मतलब कि वो सेल कुछ ना कुछ वोल्टेज खींच लेता है ओवरऑल में से, वो सेल का इलेक्ट्रोलाइट। नाउ अगर मैं इसको और बड़ा आगे करना चाहता हूं तो करंट तो सेम ही रहेगा, करंट तो आई का आई है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो V है उसे हम V ही रखते हैं, EMF को E रखते हैं, माइनस इसमें से जो ये फैक्टर है अगर ये ना होता तो पहले जैसे हम बोलते थे कि चाहे V बोल दो चाहे E बोल दो, जो पिछले चैप्टर में या इस चैप्टर में आज के लेक्चर से पहले हम जब भी कोई सर्किट लगाते थे, जब भी हमने कोई सर्किट बनाया तो उसमें हम आराम से ये वोल्टेज लगा देते थे कि ये 6 वोल्ट का है, तब नहीं हम ईएमएफ के चक्कर में पड़े। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ये मान के चल रहे थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस काट कूट के जो वोल्टेज आ रही है वो 6 वोल्ट है, ठीक है। तो ये क्यों बोल रहे थे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस या तो है ही जीरो है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो मतलब पोटेंशियल ड्रॉप भी जीरो होगा, तो V और E क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका मतलब ये V क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली इसे हम क्या बोलेंगे, I इंटू R। R इसमें कौन सा होगा, दैट इज दी इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर R जीरो हो तो V और E दोनों क्या रहेंगे,
सेम रहेंगे। ठीक है, अगर R 0 हो तो V और E सेम रहेंगे। तो अगर मान लीजिए 6 वोल्ट का सेल है तो उसमें से वो सेल खुद 1 वोल्ट खींच लेगा और बाकी कितना जाने देगा, 5 वोल्ट। तो आप यहाँ पे नोट लिख सकते हो कि इफ अ सेल फ्रॉम मार्केट is of 6 volt, then electrolyte will consume 1 volt and remaining potential in circuit be 5 volt। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 1 वोल्ट खींच लेगा और बाकी का जो बचेगा सर्किट में वो कितना बचेगा, 5 वोल्ट का बचेगा। ठीक है जी। तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना आएगा, कितनी ईएमएफ थी 6, कितना करंट आई, कितना रेजिस्टेंस आर। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास अब फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल का कि जब भी हमें कभी पोटेंशियल बताई जाएगी या पूछी जाएगी तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा पोटेंशियल पता कर सकते हैं। नाउ कैन यू टेल मी विच वन इज ग्रेटर, V और E? डेफिनेटली बात है कि V जो है वो हमेशा स्मॉल रहेगी किससे, ईएमएफ से। ईएमएफ कितने की थी, 6 वोल्ट की, और V कितना आया, V कितना आया, दैट इज ऑफ 5 वोल्ट। तो वी विल ऑलवेज से दैट कि V हमेशा E से क्या रहती है, लेस रहती है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ जो है वो तो ओवरऑल है, टोटल पोटेंशियल। ठीक है, अब वो टोटल पोटेंशियल में से जो सर्किट की तरफ पोटेंशियल जा रही है वो हमेशा उससे क्या होगी, लेस ही होगी। ठीक, तो ये हमारे पास कंसेप्ट आया V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, वेयर स्मॉल v इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर है बच्चों? तो अब पहचान क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब के आगे क्वेश्चंस में क्या बोला जाएगा कि एक सेल है, उसके साथ ये छोटा सा रेजिस्टेंस नीचे लगा दिया जाएगा। अब ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस नीचे लगाया है इसे हम क्या नाम देंगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ये बोली जाएगी कि ये ईएमएफ है। अब इस सर्किट को मैं फिर से कंप्लीट करता हूं। अब देखो, खुद सोचो कि ये लो, ये बल्ब मैंने फिर से लगा दिया। अब इस सर्किट में अगर मैंने ये देखना हो कि करंट कितना होगा, टोटल करंट कि भाई कितना फ्लो होने वाला है, ठीक है, कितना फ्लो होने वाला है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टोटल करंट पता कर रहा हूं इनसाइड और आउटसाइड दोनों का मिलाकर, तो इनसाइड आउटसाइड दोनों का मिलाकर तो E है। ठीक है, तो E मतलब V इक्वल टू करंट I इनटू, अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का है और जो रेजिस्टेंस इस बल्ब का है, इस बल्ब ने कोई ना कोई रेजिस्टेंस फॉलो करना है, इस बल्ब का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। ये दोनों किस में लगे हुए हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में लगे होंगे। तो क्या कर देंगे हम, ऑब्वियसली बात है बैटरी के साथ वायर कनेक्टेड है तो वो सीरीज कनेक्शन ही है। ठीक है, तो सीरीज में हम क्या कर देंगे, दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। तो करंट कितना होगा इस सर्किट में, दैट इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो ये करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करेगा अगर एक बैटरी को देखकर हमें ये अज्यूम करना हो। एक्चुअल सर्किट में करंट जो मूव करेगा, बल्ब को कितना करंट जाएगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं, बैटरी के इनसाइड और बैटरी के आउटसाइड का। इसको प्रूव करने का ये भी तरीका था, अगर इसको फॉलो अप करना है तो इससे भी फॉलो अप हो सकता है। मान लीजिए अब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आया, फाइनल फॉर्मूला आया कि V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। अब V कितना, V है जी टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, E पता नहीं, आई इंटू आर। E एक तरफ रखो, ये उस तरफ चला जाएगा, करंट कॉमन निकल गया, पीछे क्या बचा, R प्लस आर। यहां से भी आ सकता है कि ईएमएफ के अक्रॉस करंट कितना होगा, E अपॉन आर प्लस आर। तो अब हम ये करंट का इस्तेमाल करेंगे कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है तो करंट कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को साथ प्लस करके ईएमएफ ओवर आर प्लस आर। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि a cell of 6 volt is connected to a ammeter,
The resistance connected across it is 6 volt. The internal resistance is 3 ohm. Find out the overall current in the circuit. तो अब तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जी सेल की वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। तो ओवरऑल करंट इन सर्किट मतलब बैटरी का करंट भी और सर्किट का करंट भी मिलाकर करंट पता करना है। तो अब ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना दिया हो फिर तो मैंने आपको बोल ही दिया कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है ही 0 तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो हमें फॉर्मूला पता है E माइनस आई इंटू आर। अगर आर 0 हो गया तो V और E क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। कि अगर कोई सेल ऐसा बन जाए जो खुद काम ले ही ना, खुद वर्क कर ही ना, तो तब क्या बोलेंगे, V और E क्या है, सेम है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पिछले जितने लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं जब हम V बोलते थे उसमें हम यही सोच के चल रहे थे कि भाई उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। तब हमने ये इमेजिन ही नहीं किया कि उसकी कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकती है, तभी ये चक्कर पड़ा नहीं था। लेकिन आज के बाद अब हर सर्किट में मेंशन होगा कि एक सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है। तो आज के बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि पोटेंशियल कितनी है और ईएमएफ कितनी है। ठीक है जी, तो लो जी सम अप करते हैं अब कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या बातें आपको सीखने वाली हैं। तो एक तो पता लग गया कि एक बहुत बड़ा फॉर्मूला, बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला हमारे सामने आ गया कि V किसके बराबर है, E माइनस आई इंटू आर। एक तो ये फॉर्मूला बड़ा गजब का है जो हमारे सामने आया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ढूंढने का तरीका क्या है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती क्या है, टीपीडी। ये क्या है, एक पोटेंशियल है किसकी, टर्मिनल्स ऑफ सेल की। द पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल, कब, जब सर्किट क्या होगा, जब सर्किट क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड होने पे ही सेल कुछ पोटेंशियल अपनी तरफ खींचेगा, उसका इलेक्ट्रोलाइट कुछ पोटेंशियल खींचेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और कुछ बाहर वाले रेजिस्टेंस के पास भी पोटेंशियल जाएगी यानी कि करंट जाएगा। एक तो ये हमें पता लग गया। और दूसरी और ईएमएफ के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी हो तो ईएमएफ क्या होता है, ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी क्या है, एक पोटेंशियल है। लेकिन कब की है ये, द पोटेंशियल अक्रॉस terminal of cell when circuit is open। यानी कि मार्केट से जो सेल खरीद रहे हो, जो उसके ऊपर वोल्टेज लगी हुई है, वो वोल्टेज अगर 1.5 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ का नाम बोलेंगे। ये कब बोलेंगे, जब सर्किट ज्वाइन कर दिया और उस सेल में कुछ ना कुछ वर्क लेना शुरू कर दिया और बची कुची वोल्टेज जो सर्किट में आएगी वो हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। एक तो ये बात क्लियर हुई। फिर दूसरी बात क्या क्लियर हो रही है, दूसरी बात ये क्लियर हो रही है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, V। ईएमएफ का सिंबल क्या है, E। जो V होता है, देख सकते हो आप कि V अगर मान लीजिए E है 1.5, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, तो भाई V कितनी बची, V तो 1 वोल्ट ही बचेगी। तो इसका मतलब क्या है कि V हमेशा E से क्या होता है, ईएमएफ से कम होता है। और यहाँ पे हम ये उसका उल्टा भी बोल सकते हैं, ईएमएफ जो होती है वो हमेशा V से ज्यादा होती है। तो ये हमें यहाँ से मिलने को मिला। ठीक, और क्या बात है, बड़ी खास बात तीसरी, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो आया क्यों, क्या कारण है, बता सकते हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे अगर कल को मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं या कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे। सम अप कर रहा हूं आज आखिरी बार। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है कि जब हम एक सर्किट को ज्वाइन करते हैं, एक सेल को ज्वाइन करते हैं एक सर्किट से, तो क्या होता है, इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो अब उस कारण क्या हुआ, एक पोटेंशियल तो सर्किट, ये जो बल्ब था एक रेजिस्टेंस तो इसने ऑफर किया था R, एक रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है। अब पोटेंशियल एक ही थी, पोटेंशियल एक ही थी, उसको दोनों खींच रहे हैं। ये रेजिस्टेंस बोलता है कि मैं रोकूंगा तुझे, वो रेजिस्टेंस बोलता है मैं रोकूंगा। तो हुआ क्या, अब ये पोटेंशियल जो आई इसने क्या दिया, 0.5 वोल्ट तो इसको दे दिया और बाकी का 1 वोल्ट सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गया। तो ये जो
आया पोटेंशियल टर्मिनल के ऊपर, ये हम क्या बोलते थे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। यानी कि अब क्लियर हो गया कि जब तक सर्किट ओपन था तब तक रेजिस्टेंस का नामो निशान नहीं था, तब तक क्या थी, ओवरऑल वोल्टेज हमेशा क्या बोलेंगे, 1.5 वोल्ट ही बोलेंगे। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो ईएमएफ है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस आएगा ही नहीं, कारण सर्किट ही ओपन है, तो रेजिस्टेंस किस प्रकार का, जैसे ही सर्किट क्लोज होना शुरू हो जाता है ये रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। उसने तो आना ही आना था, वो तो पुरानी बात हो चुकी है, अब उस वायर में भी रेजिस्टेंस था, उस बल्ब में भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आज नया आया है। तो इस रेजिस्टेंस ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस ने भाई कुछ ना कुछ पोटेंशियल खानी शुरू कर दी, अपने अंदर के आयंस को मूव करवाने के लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो खानी शुरू कर दी। मतलब उन आयंस को एक रुकावट पैदा जो की है, उस इलेक्ट्रॉन्स को जो रुकावट पैदा की है आयंस की तरफ से, वो इसे रेजिस्टेंस ने पैदा की है। होता ही है कि आयंस हैं, उन्होंने जब रोका इलेक्ट्रॉन को तो हमने बोल दिया कि लो जी रेजिस्टेंस पैदा हो गया। ये कोई चीज थोड़ी है कि जो सेल के अंदर पड़ी थी, ये क्या है, ये तो आयंस थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को रोकना शुरू किया। वो इलेक्ट्रॉन चाहते कि जी हमें हेल्प चाहिए, तो सेल ने उनको हेल्प की ताकि वो आगे मूव कर सके। तो आयंस क्या है, ये रेजिस्टेंस का नाम क्या है, वो आयंस ही है। तो एक आयंस ने रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया एक कंडक्टर में, तो होती ही आयंस है, उन्होंने भी रेजिस्टेंस ऑफर किया है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम ये बोल सकते हैं कि जब ये कंसेप्ट आना शुरू हुआ कि इसके आयंस ने करंट को रोकना शुरू किया, तो अब क्या बोलेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो गया। मतलब जो आयंस ने रोकना शुरू किया तो क्या पैदा हुआ, एक इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। स्पेशली ये आया किस कारण, ये आया है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्रिएट हो गया बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द ईएमएफ ऑफ द सर्किट। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी की सारी बातें थी अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, जो आज का मेन मुद्दा है जिसके कारण ये दोनों ही हमें नई क्वांटिटीज पढ़नी पड़ी, वो क्या है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहचान आप लोगों को मैंने बता दी कि पहचान क्या थी, पहचान थी कि अगर एक सर्किट में मैं एक सेल लगा दूं तो उसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस अगर लगाऊं तो उसे मैं क्या बोलूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम बोलूंगा। सो हर एक सेल की अपनी और रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, हर एक सेल की अपनी खुद की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। सो कुछ करंट वो खुद खाएगा और बाकी का करंट वो जाने देगा। तो ये बेसिक सी बात है कि आप ये नोट करके रख लो कि हर एक सेल की अपनी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, कुछ करंट ये खुद खाएगा और कुछ ये जाने देगा। तो ये सारी बातें जो है वो मायने रखती हैं करंट के फ्लो के लिए। नाउ जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना आखिरी कंसेप्ट कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस समझ तो गए हम सारा कुछ, ठीक है, अब उसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप सभी को क्लियर हो गया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कि वो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोलाइट की तरफ से ऑफर होता है सर्किट को जब हम उस सर्किट को ऑन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसके जो आयंस हैं वो सर्किट को वो रोकते हैं करंट को, और उस सर्किट को रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो जो रुकावट क्रिएट हुई उस रुकावट को हम इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देंगे। सो लीजिए अब डेफिनेशन जो है वो भी लिख लेते हैं कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। The resistance offered by an electrolyte, the resistance offered by an electrolyte when current is drawn from cell। ठीक है जी, तो जैसे ही करंट जो है सेल से खींचना शुरू हो जाता है तो जो रेजिस्टेंस आई सर्किट में उस रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देंगे। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट हो सकती है। कि अब देखिए
अब मुद्दे की बात ये आई सामने कि एक तो हमारे पास ये जैसे सेल है, वही वापस मैं लकलांचे सेल बनाने जा रहा हूं, उसको हमने डिप किया था H2SO4 में, उनके H2SO4 के ही अंदर आयंस अपने आप ही पैदा हो गए थे क्योंकि ये केमिकल है ये। तो उन केमिकल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को मूव रोकने की कोशिश की जो इस एनोड से किसकी तरफ जा रहे थे, कैथोड की तरफ जा रहे थे। ये जो एनोड के कैथोड की तरफ जा रहे थे तो इनको इसके आयंस ने रोकने की कोशिश की थी। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा हुआ था। अब काफी बातें यहाँ पे सोचने वाली हैं कि मान लीजिए अगर यही एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, कि पहले तो क्या हो रहा था, पहले तो अगर ये एनोड है ये कैथोड है तो ये जो जाने का जो रास्ता था इनका वो इतना ही था, रुकावट पैदा हो रही थी पर इतने डिस्टेंस के ही साथ ही कवर कर रहे थे। अगर यही डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, फिर तो इनको खासा सफर तय करना पड़ेगा और आयंस भी इनको बहुत सारे मिलेंगे। अगर यही इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिस्टेंस हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, पहले तो मान लीजिए 3 आयंस मिले रुकावट के लिए, तो 3 आयंस को टकराया, रेजिस्टेंस पैदा हुई। अब क्या है, अब तो ज्यादा हो गया डिस्टेंस, तो भाई इलेक्ट्रोलाइट भी था यहाँ पे तो आयंस की तादाद भी बढ़ गई। अब मतलब आयंस की तादाद बढ़ने का मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ, वो पहले तो 3 आयंस से कोलाइड होके आगे मूव कर रहे थे, अब उनको किसकी तरफ कोलाइड होना पड़ रहा है, 4 आयंस की तरफ मूव करना पड़ रहा है, उनसे कोलाइड होके जा रहे हैं। तो इस कारण क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ना इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो बढ़ेगी या कम होगी ये हमें चेक करना है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, आयंस की तादाद बढ़ जाएगी, वो फिर से और रोकेंगे करंट को, इंटरनल रेजिस्टेंस और ज्यादा ऑफर करेंगे। सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेंगे। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की होगी, मोर इज दी, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल यही दी थी कि मोर इज दी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना H2SO4 स्ट्रॉन्ग होगा उतने उसके अंदर आयंस भी ज्यादा होंगे, उसके अंदर आयंस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो वो आयंस की तादाद अगर बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है या 2 है, वो इलेक्ट्रॉन फिर टकराएंगे सभी आयन से, रेजिस्टेंस और बढ़ेगी, ये और रोकेंगे करंट को। सो मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, more is the concentration of electrolyte, large will be the internal resistance। जितनी ज्यादा concentration ज्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट की, उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो ये सबसे पहला फैक्टर है जो देखने को मिला। कारण उसके पीछे मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने का मतलब आयंस का इकट्ठ बढ़ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अब एनोड से कैथोड, वो अब इन सभी आयंस के, कहीं तो सिर्फ 2 आयंस ही थे रास्ते में, उन्होंने ही रोकने की कोशिश की, उन्हों के अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ा चार्ज को, उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप आया। ठीक है, कहीं 10 आयंस इकट्ठे हो गए, फिर भाई सभी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, सभी के अगेंस्ट एक बड़ा ड्रॉप आएगा। क्लियर। सो जितनी ज्यादा क्या आएगी, जितना वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, जाहिर सी बात है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। ये सारी चेन है। चेन क्या है कि भाई देखो, पहले तो था यहाँ पे एक आयन, ये विलन है, इस सारी पिक्चर का विलन कौन है, आयन है। यही हर केस में करंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो कौन है, हीरो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन आया, इस आयन ने उसको रोका कि भाई तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू नहीं जा सकता कैथोड की तरफ। ये आयन ने क्या किया, उसको रोका कि भाई मुझे जाने दे। आयन ने रोका उसको, इलेक्ट्रॉन ने उसके अगेंस्ट क्या किया,
पुश किया उसको, मतलब उस आयन के अगेंस्ट उसने क्या किया, वर्क किया। और वर्क किसके विद रिस्पेक्ट, चार्ज के रिस्पेक्ट। तो वर्क ओवर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या सीखा था कि क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो भाई उसके अगेंस्ट क्या करनी पड़ी, उसको वर्क करना पड़ा। तो ये आयन क्या ऑफर कर रहा है, फिर ये ऑफर कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि जो इस इलेक्ट्रॉन की तरफ से काम हुआ वो क्या था, V, और जो आयन ने काम किया उसको हम क्या नाम देंगे, वो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तभी हम बोलते थे कि जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा उतना पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा, ये कारण होता है। तो मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन, मोर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स वी कैन से दैट मोर विल बी द वोल्टेज ड्रॉप। Next, more will be the temperature, more be the temperature of electrolyte, temperature of electrolyte, smaller be the internal resistance। जितना टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रोलाइट का बढ़िया टेम्परेचर रखोगे, बढ़ेगा टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ये रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा। ठीक है, उतना ही जो आयंस हैं वो लेस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव कर पाएंगे। ये हिस्सेदारी होती है टेम्परेचर की तरफ से। नाउ, और एक पहले बताया था, सबसे पहले वाला, ये जो ड्रॉ किया हुआ कि डिस्टेंस पहले इतना था फिर इतना हो गया। डिस्टेंस के बढ़ाने से नो डाउट रास्ता लंबा हो गया। रास्ता लंबा होने के कारण आयंस भी थे, वो भी ज्यादा से ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। कहीं रास्ता छोटा हो तो कम आयंस फेस करने पड़ते हैं, अगर रास्ता बड़ा हो तो ज्यादा आयंस फेस करने पड़ेंगे। तो जितने आयंस ज्यादा फेस करने पड़ेंगे उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो क्लियर हो गया कि मोर इज दी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, more will be the internal resistance। जितना डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच का ज्यादा होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इसी के साथ ही जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन इलेक्ट्रोड्स का ज्यादा होगा उतने आयंस भी, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, वो आयंस अब क्या हुआ, अब तदार ऑपोजिट हो रही है। अब क्या थे, आयंस दो थे, हमने क्या किया, हमने इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, बड़े कर दिए। अब बड़े होने के कारण क्या हो गया, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा समाये हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर ज्यादा है, क्योंकि एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है डिपेंड करते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो अब क्या हुआ, आयंस दो थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इकट्ठे निकल रहे हैं, झुंड में निकल रहे हैं बाहर। तो आयंस उनको रोक ही नहीं सकते क्योंकि झुंड में है। ठीक है, ज्यादा है। ठीक है, तो उनको वो आराम से उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा चार्ज है तो वर्क भी उतना ही बढ़िया हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना एरिया ज्यादा, मोर इज दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मोर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of electrodes, more will be the we can say that less be the internal resistance। ठीक है, फिर आयन जितने असरदार नहीं रहते क्योंकि भाई जो तादार है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा हो जाती है, तो उस कारण वो उनको रोक नहीं पाते और इसी कारण इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक, इसी तरह से जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की अच्छी होगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, ये भी बात बड़ी सिंपल सी है कि जितना लार्ज कंडक्टिविटी होगा, लिख लीजिए आप 5th पॉइंट कि लार्ज बी द कंडक्टिविटी, लार्ज बी द स्मॉल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट ही ऐसा हुआ जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हुए या वो रास्ता प्रदान कर रहा है, जैसे कंडक्टर प्रदान करता है,
इलेक्ट्रॉन्स को, तो जाहिर सी बात है आयंस रोकने वाले कौन होते हैं, क्योंकि उनको रास्ता मिल गया। ठीक, आयंस उसमें असरदार है, तो कंडक्टिविटी अगर इलेक्ट्रोलाइट की जितनी अच्छी होगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। सो लिख सकते हो फिफ्थ पॉइंट भी, मोर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेस बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। जितनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उतना इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेस होगा। मोर इज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। अब आगे आता है कि व्हाट इफ वी नो अबाउट द ईएमएफ, वी नो अबाउट द पोटेंशियल एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमें ई के बारे में पता है, वी के बारे में पता है और आर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसमें हम एक कंडक्टर को कंसीडर करेंगे। सो रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, वैसे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कस करते करते काफी रिलेशन देखने को मिले, लेकिन इसके लिए भी एक स्पेशल रिलेशन जो है वो लिखा जा सकता है, रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक सेल कंसीडर करेंगे जिसका ईएमएफ ई है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। एक सेल हमने कंसीडर कर लिया। अब इस सेल के साथ हम पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं जो कैलकुलेट करेगा कि भी वोल्टेज कितनी आ रही है, और इसी के साथ ही हमने ज्वाइन कर दिया एक बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने मान के चले। अब बात पुरानी है, ठीक है, कि जब की को ऑन किया हुआ था तो अब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे कि भाई ई काम करेगा। तो ये और ये दोनों क्या लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, क्योंकि ये तो अब काम ही नहीं कर रहा। तो हम क्या बोलेंगे, जितना ये उतना ये, यानी कि अगर ये ई है ये भी ई रहेगा, अगर ये वी है तो ये भी वी। अगर मान लीजिए 60 वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 60 वोल्ट ही आएगा। ईएमएफ और वी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे व्हेन सर्किट इज ओपन। जैसे ही सर्किट को क्लोज किया, ये लीजिए ये क्लोज कर दिया मैंने, तो अब ई और वी जो है वो सेम नहीं रहेंगे। अब क्या होगा, अब ई और वी जो है वो सेम नहीं रहेंगे। तो कितने रहेंगे ये देखना है। सो वी कैन से दैट कंसीडर अ सेल whose EMF is E and internal resistance is R। एक सर्किट कंसीडर करते हैं जिसकी EMF E है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि इस सर्किट में अब करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा इस सर्किट के। तो बताई हुई बात है ये पुरानी, क्या कि जो ईएमएफ होती है वो किसके बराबर होती है, V प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, लिखना मत, सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये, IR प्लस I इंटू पोटेंशियल ड्रॉप का इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो E इक्वल टू I कॉमन निकाला तो पीछे क्या बचा, R प्लस R। तो यहां से करंट आ गया E अपॉन R प्लस R। तो ये बात मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की है, वी नो दिस, कि अब आप लिख सकते हो, लिखना क्या है कि करंट इस सर्किट के अक्रॉस, करंट इस सर्किट के अक्रॉस, अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इस सर्किट के अक्रॉस करंट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये करंट इस सर्किट के अक्रॉस होगा। क्लियर है जी, नो डाउट। एक बात और, अब जब सर्किट ही क्लोज्ड है तो ईएमएफ नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा, कि अब इस सेल के टर्मिनल पे क्या क्रिएट हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तभी उसका नाम क्या रखा जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। सो इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, तो हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V किसके बराबर होता है, I इंटू R। करंट आ चुका है ऑलरेडी, कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट वाली वैल्यू इसमें पुट की तो V कितना आ गया, V आ गया E
अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी आर प्लस आर इक्वल टू ई आर। वी आर एक तरफ रखिए, ई आर एक तरफ रखिए। इंटरनल रेजिस्टेंस में हमारा इंटरेस्ट है, बाकी वैल्यूज जो है वो आप दूसरी तरफ ले जाइए। एक वैल्यू एक तरफ, बाकी वैल्यूज जो है वो दूसरी तरफ। यहां से आप क्या कीजिए, आर को कॉमन निकाल लीजिए। तो लीजिए हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, ई माइनस वी ओवर वी इंटू कैपिटल आर। ये हमारे पास किसका रिलेशन आया, दिस इज द रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है जी। हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है कि a cell of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm sends a current through a wire of resistance 4 ohm and 2 ohm connected in parallel. Find current through each wire. तो सबसे पहले तो इसका सर्किट डायग्राम सोचें कि इसका डायग्राम बनेगा कैसे। ये बोल रहे हैं, कहते हैं दो वायर्स हैं, एक वायर है 4 ओम की और एक वायर है 2 ओम की। सबसे पहले तो इनको किसमें पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है, दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये तो दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गई। अब एक ईएमएफ इनके साथ जुड़ा हुआ है जो 6 वोल्ट का है। तो लो जी, ये एक सेल है जिसकी वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितने का 1 ओम का। तो ड्रॉ करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जो ये सेल है इसके बगल में ये ऐसे, ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें पर क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि इस सर्किट में हर एक वायर के अक्रॉस करंट कितना होगा। मतलब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस नो डाउट करंट बदलेगा, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें करंट पता करना है कि करंट इस वायर के अक्रॉस कितना होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट ये है कि आप ओवरऑल करंट पता करो कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास आएगा वो आएगा अबाउट टोटल करंट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो हमने टोटल करंट को किसके बराबर रखना है, आर प्लस आर। नो डाउट सर्किट में बोल दिया गया है ईएमएफ 6 वोल्ट है, तो 6 ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया होता है, दैट इज 1 ओम प्लस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। दोनों किस में कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। सो बोथ आर, टेक्निकली तो ये आपका पहला स्टेप बनेगा कि सबसे पहले आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे कि क्योंकि दोनों जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 ओवर 4 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 8/6 4/3 ओम। साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस 4/3, that is approximately 1.2 ohm। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट आएगा इसको करने का। ठीक है, 1.3 ओम लगभग बनेगा ये, 1.2 या 1.3 ओम। तो ओवरऑल करंट कितना आ गया 6/1 प्लस 1.3, दैट बिकम्स इक्वल टू 2.3 ओम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल करंट आ जाएगा इस सर्किट में इन दी फॉर्म ऑफ एम्पियर। दूसरा स्टेप अब हमें जो करना है वो है कि अब ईएमएफ तो आ चुकी है, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये ईएमएफ तो वो थी जब सर्किट ओपन था, आगे ना वही बात कि ईएमएफ दी है, दैट मीन्स वो क्या बोल रहे हैं कि जब सर्किट ओपन था तो भाई वोल्टेज इतनी आनी चाहिए थी। सर वोल्टेज इतनी बनती है 6 वोल्ट बनती है कि अब ये तैयार है 6 वोल्ट देने के लिए। जैसे ही सर्किट क्लोज करते हो 6 तो रहते ही नहीं, क्यों, क्योंकि 1 ओम का रेजिस्टेंस खा रहा है उसको। वो बोल रहा है कि तो 6 नहीं जा सकता, इन दोनों वायर्स के अब 6 वोल्ट नहीं जाएगा, अब उसमें से कम वोल्टेज का जो पोटेंशियल है वो जाएगा, क्योंकि कुछ तो वो खुद इंटरनल रेजिस्टेंस ही खा रहा है। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज ले रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला भी सीखा है V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। इसीलिए टोटल करंट फाइंड आउट किया। E कितना है आपके पास, E आ गया आपके पास 6 माइनस करंट कितना है 6/2.3,
और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 1 ओम। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि इतना हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जब ईएमएफ दिया होता है तो वो लगभग ओवरऑल कंसेप्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसकी बात आनी शुरू होती है अबाउट दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो वैसी कम होती है ईएमएफ से, ठीक है। तो वो हमें पता करनी होगी इस फॉर्मूले के द्वारा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 माइनस 26.08, ठीक है। सो लगभग ये बन जाएगा हमारे पास, नेगेटिव की फॉर्म में आएगा क्योंकि जाहिर सी बात है माइनस जो है ये वैल्यू कम होगी, तो ये आंसर आ जाएगा लगभग माइनस 20.8 वोल्ट। नेगेटिव में आएगा 20.8 वोल्ट क्योंकि वोल्टेज जो है वो लेस होती है ईएमएफ से। चलिए अब इतनी बात तो होगी हमारे क्लियर। अब दूसरी बात आती है करंट। करंट के बारे में क्या ख्याल है। तो अब क्या हो गया, अब ये क्लियर हो गया कि इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है, वो लगभग 20.8 वोल्ट आ रही है इन दोनों के क्रॉस। अब क्यों दोनों के क्रॉस क्यों बोल रहा हूँ, ओवरऑल जो V अब टर्मिनल से जाएगा, यहां से जाएगा, वो तो 20.8 जाएगा। उधर से ये दोनों लगे किसमें हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वोल्टेज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो अब अगर हमें फाइनल स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप, कि करंट अगर पहली वायर के क्रॉस पता करना हो 4 ओम के क्रॉस, तो करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 20.8, R कितना है 4 ओम। इसी तरह से I2 ये कितना है V अपॉन R, ये R1 ये R2, 20.8 ओवर रेजिस्टेंस कितना 2। तो जी सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया हमारे पास 5.8 और ये आ जाएगा 10.8 एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, फाइनल आंसर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप क्या पता करोगे, हमेशा करंट की वैल्यू पता करोगे। अगर ईएमएफ दी हो तो एक स्टेप और बढ़ गया, पहले V दिया होता था तो जरूरत नहीं पड़ती थी, अब E दिया है तो जरूरत पड़ेगी पहले कि V कितना है। तो लेकिन मैंडेटरी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर बताया जाए, तभी V पता कर सकते हैं, नहीं तो पता नहीं कर सकते। तो क्लियर है जी। तो लो जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे हुआ कंप्लीट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब कुछ बदल गया। अब आने वाले टाइम में जितनी भी बातें करेंगे वो इंटरनल रेजिस्टेंस के रिलेटेड करेंगे। यानी कि पहले क्या बोलते थे, पहले V बोलते थे और सोच के चलते थे इंटरनल रेजिस्टेंस या तो 0 है या है ही नहीं, या है तो V के अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट कर लिया। मतलब पहले जिक्र नहीं था इस बात का, अब क्या जिक्र होना शुरू हो जाएगा। अब जानबूझ के ईएमएफ देंगे और V के बारे में बोलेंगे कि V के बारे में बताइए क्या है। तो मैंने तीनों के बारे में आपको रिप्रेजेंट करवा दिया कि तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जब सर्किट ओपन होता है तो ईएमएफ बोला जाता है, जब सर्किट क्लोज हो जाता है मतलब बन जाता है तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। अब भाई पहले ई बोला गया, जब सर्किट क्लोज हुआ तो वी बोला गया, क्यों, उसके पीछे आया था फिर सेल की कंस्ट्रक्शन, कि सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस भी हैं, एक आयन तो बाहर वाली वायर के अंदर थे, एक आयन जब सेल के अंदर भी आ गए तो वो भी करंट को रोक रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहे हैं, और बाहर वाली वायर भी इलेक्ट्रॉन्स को रोक रही है। तो दो वर्क हो रहे हैं, एक बाहर और एक अंदर। तो अंदर की तरफ से वो जो आयन रुक रहे हैं, तो जो वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं आयन, उसको रोक रहे हैं, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। और बाहर जो एक वायर थी वो तो वो ऑफर करेगी, उस रेजिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस आ गए। अब एक्सटर्नल पहले से ही डिस्कस चल रहा था, सीरीज पैरेलल, काफी कुछ किया उसके बारे में। आज एक नया रेजिस्टेंस सीखा, इंटरनल, जो सेल के अंदर होगा। ठीक है जी। तो उसके रिलेटेड काफी फॉर्मुलेज आए हमारे पास। एक करंट का फॉर्मूला आया E/R+R, एक फॉर्मूला V का आया E-I/R, और काफी फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनके बारे में और सीखने को मिलेगा। तो लीजिए जी, काफी अच्छा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई शंका हुई, अगर कोई दिमाग में कोई बात रहती है, अगर कोई डाउट हुआ, तो आप लोगों को क्लियर है जी, आपने कॉल करनी है और मुझसे पूछ लेना है, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा बिंदास। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।